नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बतौर प्रवक्ता जो कृत्य किए थे, जो षड्यंत्र किए थे, उसके लिए माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगी है अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से। आइए इस पे एक विस्तृत चर्चा करते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे किस किस का हाथ था और इस माफीनामे के मायने क्या हैं और जिस स्तर पे इस खबर को हमारे आपके सामने रखा गया है क्या वो सही है या फिर इसमें भी कोई कंजूसी की जा रही है। आइए पहले वो वीडियो बाइट देख लें जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं। अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो केस हमने जयराम रमेश साहब के विरुद्ध फाइल किया था, उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने एक पब्लिक माफी मांगी है। इसलिए उनको हम लोगों ने माफ किया। जो उन्होंने गलती की थी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे विरोधी नहीं पूरे परिवार के विरोधी, उसको उन्होंने माफी मांग ली है। दरअसल ये जो माफ़ी है सिर्फ जयराम रमेश की माफ़ी नहीं है, यह पूरे कांग्रेस पार्टी की माफ़ी है और इस रूप में इस खबर को जो आना चाहिए था लेकिन सिर्फ वेबसाइट की खबर बनकर रह गई है। जिस स्तर पे ये खबर हम सबों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अखबारों में आना चाहिए था वो आई नहीं। कहीं न कहीं यह खबर दब गई या दबा दी गई, यह भी विचारणीय बात है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल विवेक डोभाल के मानहानि की खबर नहीं है बल्कि यह उनके पिता अजीत डोभाल के मानहानि की खबर है और अजीत डोभाल के मानहानि की खबर का मतलब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के मानहानि की खबर। मैसेज चूंकि ये दिया गया था षड्यंत्र के तहत 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के पहले ऐसी स्थिति थी कि 2-3 लोगों को ही यह खबर पता था जिसमें से अजीत डोभाल एक थे। मैसेज ये देने की कोशिश की गई, षड्यंत्र करने की कोशिश की गई। चूंकि अजीत डोभाल को पता था इसलिए। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिए कि नेशनल हेराल्ड अखबार को निगल जाने वाले लोग, ऐसे लोग आरोप लगाए मोदी ने एक खाक में पड़े हुए अधिकारी का इस्तेमाल किया जो बहुत सालों पहले रिटायर हो चुका है। एक अनुभवी ऑफिसर जिसने दुनिया के तमाम छल कपट, दुनिया के छल प्रपंच को देखा है, अनुभव किया है। 75 साल के हैं वह। सोचिए सामान्य व्यक्ति 70-75 के एज पहुंचते पहुंचते वह व्यक्ति घर पे आराम करना चाहता है, लेकिन 24 घंटा ऐसा व्यक्ति जो 75 साल की एज में पहुंच गया है वह 24 घंटा ड्यूटी पे लगा हुआ है, राष्ट्रहित के कार्य में लगा हुआ है। इसी से आप उसका समर्पण समझिए, लेकिन किया क्या गया उसके षड्यंत्र को भी आप समझिए। वैसे तो आप यदि निष्ठा के बारे में यदि आप देखेंगे तो अजीत डोभाल की जो निष्ठा है कांग्रेस के प्रति रही है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव का हर कार्यकाल में उसकी बेहतरीन भूमिका रही है। पूरा का पूरा कार्यकाल अजीत डोभाल का कांग्रेस के समय का रहा है। तब तो पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो अजीत डोभाल पे शक करना चाहिए था कि ये भाई ये तो कांग्रेसी मानसिकता का हो सकता है। लेकिन जो भी सरकारें होती है, वर्तमान में जो अधिकारी होते हैं उन्हीं में से उसको चुनना होता है, उन्हीं में से चुन करके अपने कार्य को संपादित करना होता है। आज यदि चीन को कोई काट रहा है, यदि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खौफ खाता है, भारत के अधिकारियों में से एक अजीत डोभाल हैं, यदि पाकिस्तान में खौफ है, यदि भारत के अंदर पाकिस्तान परस्तों में खौफ है, वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग में खौफ है और वो परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी का सबब बनने वाले वो कोई और नहीं, वह सिर्फ अजीत डोभाल हैं। तो इसका मतलब क्या अजीत डोभाल की साख खराब करना भारत के षड्यंत्र नहीं है? अभी हाल में ही खबर आई थी कि सऊदी अरब में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के सेना प्रमुख सऊदी अरब गए, जिसमें अजीत डोभाल की भूमिका भी
काफी महत्वपूर्ण रही है, इससे भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ध्यान दें कि मामला क्या था इस पूरे मानहानि प्रकरण में। अजीत डोभाल के पुत्र विवेक डोभाल, उनके खिलाफ एक आरोप लगाया गया था कि जब भारत सरकार में डोभाल सुरक्षा सलाहकार थे, दरअसल कार्वे मैगजीन जनवरी 2019 में जब चुनाव होना था लोकसभा का, उस समय एक लेख छापा बिना सिर बिना पैर के, बिना फैक्ट बिना एविडेंस के, चुनाव के समय नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए। देखिए इंटेंशन कहाँ है, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी मानसिकता क्या रही होगी। जब यह रमेश जो है, जयराम रमेश, कांग्रेस का प्रवक्ता, जब अजीत डोभाल के बेटे पर आरोप लगाता है, उस लेख में क्या कहा गया कि पीएम के जो एनएसए अजीत डोभाल हैं के परिवार ने जो नोटबंदी के दौरान 2016 में हुई थी, 2016 के नोटबंदी के पैसे यानी कि पुराने जो नोट पड़ गए वो कैमन आइलैंड पर जाके जमा कर दिए। जयराम रमेश उस वक्त कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। इस मैगजीन के लेख के आधार पर यह आरोप लगाया गया। तो अब ध्यान दीजिए कि कारवा मैगजीन ये वेब मैगजीन है, कोई बहुत बड़ा मैगजीन नहीं है, यूं कह लीजिए टुटपुंजिया मैगजीन है, वेब मैगजीन। लेकिन आप जब एजेंडा चलाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो एक माध्यम बनाते हैं। एक माध्यम चाहिए होता है आपको, एक आधार चाहिए होता है। कहाँ वहाँ खबर छपा था, उस खबर की विश्वसनीयता या फिर उस संस्थान में जहाँ ये खबर छपी है उसकी क्रेडिबिलिटी तो बात का विषय है। बस एक आधार मिलना चाहिए कि ये खबर वहाँ छपी है, चाहे वो खबर पैम्पलेट में ही क्यों ना छपी हो। लेफ्ट लिबरल लोग षड्यंत्र करते हैं देश के खिलाफ, इसको आप बेहतर से समझ सकते हैं जब आप इस चीज को समझेंगे। अजीत डोभाल एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डोभाल के परिवार पर एक गंभीर आरोप लगाया गया था। डायरेक्ट अजीत डोभाल पर आरोप नहीं था। कान आप लेफ्ट से पकड़िए या राइट से पकड़िए, बात दोनों बराबर ही है। जो इंटेंशन था उसे समझिए आप। इंटेंशन अजीत डोभाल के मानहानि की थी और सुपर इंटेंशन जो है वह केंद्र में से सरकार है नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी पर प्रहार करना था। वह षड्यंत्र था, यही मानसिकता थी। इन्होंने नोटबंदी का पैसा हेराफेरी की उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जयराम रमेश के द्वारा। लेकिन अजीत डोभाल के बेटे ने क्रिमिनल केस दायर किया अदालत में, जिसमें प्राइमरी बनाया गया कारवा मैगजीन को और दूसरा प्राइमरी बनाया गया है ये जयराम रमेश को। इसे आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र कह सकते हैं। उसमें रमेश ने जो कहा उस समय तत्काल प्रभाव से मानहानि का केस किया गया। इस मानहानि केस में जयराम रमेश ने बिना शर्त माफी मांगी है, अभी बिना शर्त घुटने के बल नाक रगड़ते हुए। और रमेश ने कहा कि उनको मैगजीन में छपी खबर को पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। अब आपकी मानसिकता समझ में आई कि अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि बस एक आधार चाहिए होता है कि हाँ वहाँ छपी थी। अब मानहानि कर दिया गया, उस पे जो षड्यंत्र था उन्हें कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि हमें पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। तो जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उससे पहले क्या आपने नहीं सोचा था? विवेक डोभाल ने कहा है कि दरअसल यह सब कुछ किया गया मेरे पिता को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मेरे पिता भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार हैं। आप सभी इस बात को समझिए कि अजीत डोभाल क्या है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर नरेंद्र मोदी आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अजीत डोभाल बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं। यह ध्यान दीजिए इस बात को। ऐसे समय में जब वो आईबी के चीफ रहे, अजीत डोभाल की जो समझ है, काबिलियत है, वो इंदिरा गांधी के समय वो युवा ऑफिसर थे। वो कारनामे एक से एक किए हैं उन्होंने। इस देश में, विश्व में कुछ लोगों के पास चुनिंदा दिमाग है, जिसमें से एक अजीत डोभाल भी हैं। पीएम मोदी के समय में ही वो बेहतरीन डिप्लोमेट साबित हुए हैं। जरा सोचिए, वो अजीत डोभाल जिसकी सारी उपलब्धि कांग्रेस काल में रही है, ऐसे अधिकारियों का कांग्रेस से क्या मतलब? ऐसे लोगों का समर्पण देश के प्रति होता है। जनता ने जिन्हें चुना है प्रधानमंत्री के रूप में, उसके प्रति होता है। इंदिरा गांधी के समय में जो स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुए थे, उसमें भी अजीत डोभाल की भूमिका रही है। जिस प्रकार से रिक्शा चालक के रूप में पाकिस्तान में यह रह करके खुफिया काम किया है, यह भी सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। अब वो अजीत डोभाल आज बेहतरीन काम कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो इसलिए
इस टीम को, इस राष्ट्रीय मानसिकता वाले को, राष्ट्र हित में कार्य करने वाले एक जो टीम खड़ी है केंद्र में, इसे आघात पहुंचाओ, इसे चोट पहुंचाओ, ताकि यह राष्ट्र हित के कार्य में कार्य न कर सके और यह जो वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग है, कांग्रेसी मानसिकता है, वह अपनी मानसिकता व अपने षड्यंत्र को आगे बढ़ा सके। यही उनकी मंशा थी। इस मान हानि के माफीनामे में इनकी जग जाहिर होती है। नमस्कार, वंदे मातरम।